Assalamualaikum dear students, this is Utbah Safan Khan and I'm your course instructor for brand management. This is week number 12, lecture number 12. Students, today we are going to discuss about measuring outcomes of brand equity. पिछले वीक्स में हम ब्रांड इक्विटी के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं. अब ब्रांड इक्विटी जब हम एक बार डेवलप कर लेते हैं तो उसे डेवलप करने के बाद हमने से फ़ायदा क्या उठाना है. ये एक कॉमन बिलीफ है कंपनीज में, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ब्रांड बिल्डिंग पर काम करती हैं उनमें ये कॉमन बिलीफ है कि ब्रांड इक्विटी किसी भी कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करके देती है, किसी भी कंपनी को रेवेन्यू कमा कर देती है, पैसे कमा कर देती है. अब आज हमने ये डिस्कशन करनी है कि जब वो ब्रांड इक्विटी पैसे कमा कर दे रही है या ब्रांड किसी भी कंपनी को पैसे कमा कर दे रहा है तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे, उसके आउटकम्स को, कि मार्केट में उसकी परफॉर्मेंस कैसे है और फाइनेंस और ब्रांडिंग का आपस में क्या ताल्लुक है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. जी स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है बुक में, मेजरिंग आउटकम्स ऑफ ब्रांड इक्विटी कैप्चरिंग मार्केट परफॉर्मेंस. मार्केट परफॉर्मेंस को हमने कैप्चर करना है, हमने देखना है मार्केट में वो कैसे ब्रांड परफॉर्म कर रहा है. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रांड इक्विटी की जो नेचर है वो मल्टी डायमेंशनल है और उसको मेजर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. तो उसको मेजर करने के मुख्तलिफ तरीके क्यों हैं, हमारे पास एक ही तरीका क्यों नहीं है जिससे हम बड़ी आसानी से ब्रांड इक्विटी को मेजर कर लें और मसले का हल निकाल लें, जिसको अक्सर मार्केटिंग की लैंग्वेज में सिल्वर बुलेट कहा जाता है. सिल्वर बुलेट इन मार्केटिंग एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें ये कहा जाता है कि देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट इन मार्केटिंग. इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग में कोई ऐसा हल नहीं है जो बस आपने चुटकी बजाई और हल निकल आया. You just can't have a ready-made solution for anything. तो किसी भी ब्रांड के मसाइल का हल निकालने के लिए, ब्रांड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसका हल निकालने के लिए हमें एक मल्टी जो है डायमेंशनल एक अप्रोच लेनी पड़ती है. और इसी तरह किसी ब्रांड की परफॉर्मेंस जो मार्केट में परफॉर्म कर रहा है उसको मेजर करने के लिए भी हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेनी पड़ती है. और ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की मदद से ही हम ब्रांड इक्विटी को मेजर कर सकते हैं. कोई एक इसकी सिंपल गेज या एक इसका मेजर नहीं है, एक कोई यार्ड स्टिक नहीं है जिसकी बेस पर हम इसको कंफर्टेबली मेजर कर सकें. मैं आपको बताऊंगा क्यों एक चीज़ से हम मेजर नहीं कर सकते. उसके बाद हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ तरीके हैं मेजर करने के, जो मेथड्स हैं उनका आप आपस में कंपैरिजन क्या बनता है, उनमें से हर मेथड जो है वो किस तरह से मेजर करता है. उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ होलिस्टिक मेथड्स क्या होते हैं ब्रांड इक्विटी की वैल्यूएशन के. और लास्ट में हम एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे ब्रांडिंग और फाइनेंस का. तो आज हम इसकी प्रैक्टिकलिटी ब्रांड इक्विटी की पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये ब्रांड इक्विटी को सिंपल एक चीज़ से मेजर करना क्यों आसान नहीं. सिंपल एक कोई सॉल्यूशन हो हमारे पास जिस सॉल्यूशन की हेल्प से हम ब्रांड इक्विटी को मेजर करें और ब्रांड इक्विटी आसानी से मेजर हो जाए और हमारा मसला हल हो जाए कि हमारा ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा कर रहा है, ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है, तो हम उसका हल निकाल लें. लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जो आपकी बुक में भी लिखी गई है. एक एयरक्राफ्ट की एग्जांपल देता हूँ, जो हवाई जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, या एक गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ. एक गाड़ी ठीक है या गलत है, उसके जो डैशबोर्ड है उस पर बहुत से गेजेस लगे हैं, बहुत से मीटर्स लगे हैं जिनकी बेस पर ये वो गाड़ी बता रही है कि वो गाड़ी ठीक है या नहीं. इसी तरह एक एयरक्राफ्ट के बहुत से गेजेस होते हैं जिस एयरक्राफ्ट की जो हेल्थ के बारे में बताया जाता है. तो उनमें से किसी एक गेज की मदद से पूरे एयरक्राफ्ट की हेल्थ का पता नहीं चल सकता. इसी तरह ब्रांड इक्विटी को मेजर करने के जो बहुत ज़्यादा तरीके हैं उनमें से किसी एक तरीके से ब्रांड इक्विटी को मेजर नहीं किया जा सकता, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ती है जिसमें मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए ब्रांड इक्विटी के आउटकम्स को मेजर किया जाता है और इस तरह से देखा जाता है कि उसकी मार्केट में परफॉर्मेंस कैसे होगी. तो ये एक इंटरेस्टिंग काम है. और अगर जिस तरह हमने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा, अगर एक अच्छी ब्रांड इक्विटी किसी ब्रांड की डेवलप हो जाए तो उसे फ़ायदे क्या क्या हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कंपनीज में कि अगर ब्रांड कंपनीज ने अच्छा डेवलप किया हुआ है, अच्छी ब्रांड इक्विटी डेवलप की हुई है, तो नतीजा ये निकलेगा कि कंपनी को ज़्यादा पैसे कमा कर देगा वो ब्रांड, यानी ब्रांड कंपनी को पैसे कमा कर देता है.
जो टिपिकल एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सेल्स वाले पैसे कमाते हैं और मार्केटिंग वाले पैसे नहीं कमाते, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी लिमिटेड अप्रोच है। क्योंकि किसी भी कंपनी की सेल उस वक्त ही बूस्ट करती है जब उसके अंदर ब्रांडिंग की पावर हो, ब्रांड की पावर हो। अब वो ब्रांड क्या क्या खिदमात अंजाम देता है अच्छा ब्रांड कंपनी को, ये को 5-6 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि सबसे पहले कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट या सर्विस की परफॉर्मेंस का परसेप्शन बेहतर हो जाता है कि कस्टमर समझता है कि ये प्रोडक्ट सर्विस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परसेप्शन बेहतर हो जाता है। नो, परसेप्शंस आर नॉट रियलिटीज। परसेप्शन आपका ख्याल है, आपका सोच है, आपको महसूस होता है एज ए कस्टमर। अगर हम आपको कस्टमर समझे तो रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। तो परसेप्शंस आर डिफरेंट, परसेप्शंस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम रियलिटीज, लेकिन ब्रांड परसेप्शन को इम्प्रूव कर देता है। दूसरा ये है कि जो हमारी ब्रांड जो है वो लॉयल्टी को बढ़ाता है, कस्टमर ज़्यादा लॉयल हो जाता है हमारा। और उसके बाद जो हमारा कंपेटिटर अगर अपनी मार्केटिंग यूज़ करेगा तो उसके बावजूद उसके साथ हम वल्नरेबल नहीं हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोका कोला का ब्रांड अच्छा है और कंपेटिटर गोरमे या कोई और नेक्स्ट कोला या कोई और उसके मुकाबले में मार्केटिंग करेगा तो कोका कोला को टेंशन नहीं होगी क्योंकि उनका ब्रांड अच्छा है। लेकिन अगर ब्रांड अच्छा नहीं है तो कंपेटिटर की थोड़ी सी मार्केटिंग से उन्हें नुकसान पहुंचने का खदशा है। तो उसके अलावा जो है, अगर अच्छा ब्रांड डेवलप हो गया है तो ज़्यादा मार्जिन कंपनी चार्ज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आप सोप्स की मार्केट देख लें। अगर सोप्स की मार्केट देखें तो और ज़्यादा मार्जिन ना सिर्फ चार्ज करती है बल्कि जो प्राइस के चेंजेस हैं उसके अंदर इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी को भी ब्रांड कवर कर लेता है। अब ये इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट बीच में आ गया। अब प्राइस के जो है प्राइस इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी ये क्या चीज़ होती है? मिसाल के तौर पर एक चीज़ की प्राइस बढ़ी और उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से कस्टमर ने यह डिसाइड किया कि आइंदा से मैं ये ब्रांड नहीं खरीदूंगा, या कस्टमर उसके ब्रांड खरीदने से घबरा गया और ब्रांड खरीदना बंद कर दिया। इसका मतलब है कस्टमर इज इलास्टिक टू इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि कस्टमर का रिस्पांस इलास्टिक है। कस्टमर रिस्पांस इज इलास्टिक टू इंक्रीज इन प्राइस। कस्टमर का रिस्पांस इन इलास्टिक अगर होता तो वो प्राइस इंक्रीज होती तो उसके बावजूद कस्टमर ने उस चीज को खरीद लेना था। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबल और इन इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबल ना होना। यानी कस्टमर का रिस्पांस को हमने देखना है कि रिस्पांस फ्लेक्सिबल है, इट मीन रिस्पांस चेंज होता रहता है। तो अगर प्राइस बढ़ी और कस्टमर का रिस्पांस इलास्टिक था तो इट मीन्स प्राइस बढ़ी तो कस्टमर ने सोचा नहीं, ये दिस इज नॉट ए गुड डील, मैं शायद महंगी चीज़ खरीद रहा हूँ, तो कस्टमर ने वो चीज़ खरीदने से इनकार कर दी, कोई और चीज़ खरीद ली जो कम कीमत की थी। लेकिन और अगर इसमें इन इलास्टिक उसका रिस्पांस होता तो वो चीज़ वही खरीदता। इसी तरह से प्राइस डिक्रीज में भी इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी है। अब कंपनीज जो अच्छे ब्रांड चलाती हैं, अच्छे ब्रांड रन करती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि प्राइस इंक्रीज में हमारे कस्टमर का रिस्पांस इनइलास्टिक हो और प्राइस डिक्रीज में इलास्टिक हो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, प्राइस इंक्रीज में इनइलास्टिक क्यों हो कि प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन कस्टमर उसके मुताबिक हमारा ब्रांड खरीदना ना छोड़े, जो खरीद रहा है वो खरीदता रहे। यानी कि मैं अगर एक पिज़्ज़ा बेच रहा था 300 का, अगर मैंने वो 300 का 350 का कर दिया तो ऊपर से 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने 50 रुपीज़ जो उसकी प्राइस बढ़ाई है तो मेरे कस्टमर फॉर एग्जाम्पल डेली के 100 आते थे, अब 100 की जगह 50 कस्टमर आ जाए और 50 आना बंद कर दें। अब जब 50 कस्टमर आएंगे, 50 आना बंद कर देंगे, इसका मतलब है कि ऊपर जो मैंने 50 रुपीज़ बढ़ाए हैं और मेरा प्रॉफिट उस पिज़्ज़ा में एक पर्टिकुलर प्रॉफिट है, तो मुझे शायद उससे नुकसान हो क्योंकि मैं ओवरऑल अब 100 पिज़्ज़ाज नहीं बेच रहा, अब मैं 50 पिज़्ज़ाज बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं हर पिज़्ज़ा के पीछे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ओवरऑल इक्वेशन को देखना है। तो कंपनी की कोशिश है कि अगर हम कीमत बढ़ाएं किसी चीज़ की तो कस्टमर्स रिस्पांस शुड बी इन इलास्टिक। वो कहे कोई बात नहीं, कीमत बढ़ी है, मैं फिर भी तुम्हारी चीज़ लेने को तैयार हूँ। और अगर हम कीमत घटाएं तो कस्टमर्स रिस्पांस शुड बी इलास्टिक, यानी कीमत कम हुई है तो क्या बात है जी, जो कस्टमर नहीं खरीदते थे वो भी खरीदने पहुंच गए कि नहीं यार ये बहुत अच्छा ब्रांड है, अब ये सस्ती चीज बेच रहे हैं तो लेट्स ट्राई देम, लेट्स बाय देयर प्रोडक्ट और देयर सर्विस। तो ये जो है कंपनी की ख्वाहिश होती है, अच्छे ब्रांड्स कंपनीज को ये उनकी ख्वाहिश पूरी करवाती है और अच्छे मार्जिन ले सकती है कंपनी। कंपनी ज़्यादा मार्जिन ले सकती है, फॉर एग्जांपल 30% मार्जिन, 40% मार्जिन। यानी आपकी चीज़ बिकी, आपकी चीज़ जो है वो बनी 50 की और आपने 70 का बेच दिया, 80 का बेच दिया, तो अच्छा मार्जिन आपने कमाया। ये अच्छा ब्रांड ही आपको अच्छे मार्जिन दिला सकता है, जो अच्छा ब्रांड नहीं होता उस पर अच्छा मार्जिन नहीं कमा सकते। बिकॉज इन द एंड व्हाट मैटर्स इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल जो डिमांड है वो मैटर करती है।
यानी कि अगर आपकी डिमांड आपकी प्राइस बढ़ाने से, मार्जिन ज़्यादा करने से आपकी डिमांड कम होती है तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू। लेकिन अगर अच्छा ब्रांड है तो आप प्राइस बढ़ा दोगे लेकिन डिमांड कम नहीं होगी तो आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक उसका और बेनिफिट है। उसके अलावा जो हमारी ट्रेड कोऑपरेशन है, मिसाल के तौर पर कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करती है और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, तो ये ट्रेड कोऑपरेशन है। यानी ये ट्रेड है जो, यानी कंपनी एक तो कस्टमर को बेचती है, दूसरा ट्रेड को बेचती है। कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को चीज़ें अमूमन नहीं बेचती, अमूमन कंपनी कस्टमर को चीज़ें बेचती है। सॉरी, कंपनी अमूमन कस्टमर को चीज़ें डायरेक्टली नहीं बेचती, बल्कि कंपनी अमूमन ट्रेड को चीज़ें बेचती है, ट्रेडर को बेचती है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, वो भी ट्रेडर है। डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा, वो भी ट्रेडर है। होलसेलर ने दुकानदार को बेचा, वो भी ट्रेडर है। और उससे आखिर में कस्टमर ले गया। तो जो ट्रेड के जो बीच में पार्ट्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो भी ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं अच्छे ब्रांड्स के साथ। इसलिए आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स या इवन रिटेलर्स, दुकानदार जिन्हें हम कहते हैं, ये सब अच्छे ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन लेना पसंद करते हैं। अच्छे ब्रांड्स को अपनी दुकान में रखना पसंद करते हैं, अपनी होलसेल शॉप में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अच्छा ब्रांड अच्छा टर्नओवर देगा, इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर अच्छा है। अगर हम इसकी 100 क्रेट ले लेंगे कोको कोला की बोतलों की तो 100 क्रेट जल्दी बिक जाएंगी, जबकि उधर से अगर हमने नेक्स्ट कोला की 10 क्रेट भी ली तो 10 क्रेट भी देर से बिकेंगी 100 क्रेट कोक की निस्बत। तो इसलिए अगर ब्रांड अच्छा है तो ट्रेडर भी कोऑपरेट करेगा, वो आपके साथ बेहतर यानी कि आपको बेनिफिट पास ऑन कर देगा। उसके अलावा मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, अच्छे ब्रांड, अगर हमारा ब्रांड अच्छा है और हमने कोई ऐड चला दी है तो उस अच्छे ब्रांड का ऐड चलाने से इफेक्टिवनेस ज़्यादा आएगी। जैसे ही आप ऐड चलाएंगे आपकी सेल्स में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और सेकेंडली आप ब्रांड एक्सटेंशन को इजीली कर सकते हैं। अगर कोक आपकी कंपनी है और उसका ब्रांड स्ट्रांग है तो आप क्या करेंगे, आप दीगर जो है ब्रांड्स भी लॉन्च करेंगे। पानी का ब्रांड लॉन्च करेंगे कोक के नाम से, यानी कोक की कंपनी की तरफ से एक पानी का ब्रांड लॉन्च कर दिया, एक जो है एनर्जी ड्रिंक लॉन्च कर दिया, जूसेस लॉन्च कर दिए, सब पर लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी। दैट्स हाउ यू आर एक्सटेंडिंग योर ब्रांड। आप ब्रांड एक्सटेंशन कर रहे हैं। और उसके अलावा लाइसेंसिंग करने में भी आसानी होती है कि कंपनीज इजीली लाइसेंस कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि ये फ्रेंचाइजीज और लाइसेंसिंग चलती हैं। मिसाल के तौर पर पिज़्ज़ा हट है या ये KFC है, ये लोग लाइसेंसिंग करते हैं कि दूसरों को लाइसेंस दे दिया या उनको फ्रेंचाइज दे दी कि यू कैन ऑपरेट एन आउटलेट ऑन आवर बिहाफ। ब्रांड नेम हमारा चलेगा, आउटलेट आप ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट जो है उसके जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो तय कर लेते हैं कि 50 या 70-30 या वट एवर इज डिसाइडेड बिटवीन द टू पार्टीज। तो लाइसेंसिंग भी आसान हो जाती है, ब्रांड एक्सटेंसिंग भी। तो ये अच्छे ब्रांड्स के ये स्टूडेंट्स फायदे हैं अच्छा ब्रांड डेवलप करने के। जी हम इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इस डिस्कशन में हम करेंगे क्या, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से मुख्तसर तारुफ दे दूं इस चैप्टर का, इस डिस्कशन का, कि मुख्तलिफ ब्रांड नॉलेज के स्ट्रक्चर्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांड इक्विटी को मेजर करने के तरीके हैं। हम उनको एग्जामिन करेंगे और हम देखेंगे कि उनका मार्केट परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है। बेसिकली उसको हम मेजर करेंगे। ये आज का हमारे चैप्टर का टारगेट होगा। जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपैरेटिव मेथड्स को। कंपैरेटिव मेथड्स जो हैं ये कस्टमर के एटीट्यूड और बिहेवियर्स को मेजर करते हैं और देखते हैं कि कस्टमर की अवेयरनेस किसी ब्रांड के बारे में अच्छी है, बुरी है, तो ये उसको बेसिकली कंपेयर करते हैं। इसलिए इन्हें कंपैरेटिव मेथड्स कहा जाता है। अब कंपैरेटिव मेथड्स दो तरह के हैं, एक ब्रांड बेस्ड कंपैरेटिव अप्रोचेस हैं और एक मार्केटिंग बेस्ड कंपैरेटिव अप्रोचेस हैं। अब इनमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स डिफरेंस है। ब्रांड बेस्ड अप्रोचेस ये हैं कि एक बोतल ली हमने जिसके अंदर हमने ड्रिंक डाला, यानी अंदर सोल्यूशन डाला, वही जो कोको कोला वाली बोतल में होता है, लेकिन उस बोतल के ऊपर कोई ब्रांड नहीं था, कोई निशान नहीं था, हमने उस बोतल की मार्केटिंग कर दी या कंपैटिटर का नाम लिखकर मार्केटिंग कर दी कि कंपैटिटर ये नेक्स्ट कोला या गोरमे या छोटे ब्रांड्स जो हैं सूफी कोला, उनकी तरफ से उसका नाम लिखकर मार्केटिंग कर दी। दूसरी हमने ली जिसके अंदर कोक का लेबल भी था, कोक का लोगो भी था, कोक का ब्रांड नेम भी था, उसकी मार्केटिंग कर दी। अब ये दो अलग अलग ब्रांड्स हैं। इन दो ब्रांड्स का कंपैरिजन करेंगे तो ये ब्रांड बेस्ड कंपैरेटिव अप्रोच कहलाएंगे कि दोनों की मार्केटिंग की इफेक्ट देखा, इसका क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है। दूसरा है मार्केटिंग बेस्ड कंपैरेटिव अप्रोच। इसमें उसमें हमने दो ब्रांड्स लिए अलग अलग, इसमें हमने एक ही ब्रांड लेना है और उसकी मार्केटिंग को अल्टर कर देना है। वहाँ मार्केटिंग सेम रखनी है, दोनों ब्रांड्स की मार्केटिंग सेम है,
लेकिन एक ब्रांड नोन है, एक रिलेटिवली अननोन है, उसको कर दो, वो हो गया ब्रांड बेस्ड। और दूसरा मार्केटिंग बेस में ब्रांड हमने एक रखना है, कोका कोला रखना है, और कोका कोला की मार्केटिंग चेंज कर देनी है, एक में मार्केटिंग ज्यादा करनी है और एक में मार्केटिंग कम करनी है। हम जब ये दोनों चीजें कर चुके होंगे फिर हमें अंदाजा होगा कि कोक की मार्केटिंग के साथ उसकी इक्विटी पर क्या असर पड़ा है और मार्केटिंग के बगैर उसकी इक्विटी पर क्या असर पड़ा है। और पहले केस में कि हमने सेम मार्केटिंग की कोक की भी और नेक्स्ट की भी, कोक का क्या इम्पैक्ट आया इन द एंड और नेक्स्ट कोला का क्या इम्पैक्ट आया। तो ये कंपैरेटिव अप्रोचेस जो हैं होती हैं स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इसी सिलसिले में आपको देता चलूँ, वो है टी मोबाइल की। अब टी मोबाइल जो है, आई थिंक दिस इज अ जर्मन कंपनी, डोशे मोबाइल जो है ये उसका एक ब्रांड है टी मोबाइल। तो अब ये टी मोबाइल जो है ये इंग्लैंड में भी ऑपरेट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम में ऑपरेट कर रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो वर्जन मोबाइल है। ये जो साहब आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये जो हैं ये वर्जन मोबाइल के जो हैं वो हैं ओनर हैं। वर्जन जितने भी जो है प्रोडक्ट्स हैं उनके सबके ओनर्स हैं, ये ओनर हैं। इनकी अपनी एयरलाइन भी है, अपने मोबाइल भी है, और भी काफ़ी बिजनेस में है, एंड ये सक्सेसफुल बिजनेस है। अब वर्जन मोबाइल की इतनी अच्छी ब्रांड इक्विटी है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि टी मोबाइल जब यूनाइटेड किंगडम में अपनी सर्विस देने जाता है, ये इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में दो मोबाइल सर्विस को आप कंपेयर कर लें। एक मोबाइल सर्विस जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे ब्रांड इक्विटी वाली हो और एक कम अच्छे ब्रांड इक्विटी वाली हो। दोनों सर्विसेज सेम तरह की वॉइस क्वालिटी, सेम तरह का डाटा, सेम तरह की सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही हों, लेकिन जिसकी ब्रांड इक्विटी अच्छी है, कस्टमर्स के बारे में अच्छा इमेज, अच्छी परसेप्शन रखेंगे। अब हुआ क्या कि टी मोबाइल चूँकि जर्मन कंपनी थी, और जब वो यूनाइटेड किंगडम में गए तो उन लोगों को यूनाइटेड किंगडम में एस्टैब्लिश होने के लिए सपोर्ट चाहिए थी, क्योंकि उनका अपना नेटवर्क नहीं था। तो उन्होंने वर्जन मोबाइल का नेटवर्क यूज़ किया जो उनका कंपैटिटर था। कंपैटिटर का नेटवर्क यूज़ किया। अब नतीजा ये निकला कि कंपैटिटर और वर्जिन मोबाइल और टी मोबाइल सेम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। अब कस्टमर को तो ये समझना चाहिए ना कि ये जो मिसाल के तौर पर वर्जिन मोबाइल का यूज़र है या टी मोबाइल का यूज़र है, दोनों ये समझना चाहिए दोनों को कि ये तो ठीक है, दोनों सर्विसेज ठीक चल रही हैं, एक ही जैसी सर्विसेज हैं। लेकिन नहीं, जब वर्जिन मोबाइल कस्टमर से पूछा तो उन्होंने कहा हमारी कॉल क्वालिटी तो कहीं बेहतर है टी मोबाइल से, हमारी कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब टी मोबाइल के यूज़र से पूछा तो उसने कहा नहीं, हमारी कॉल क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये था एक ब्रांड का इम्पैक्ट। तो ये एक बड़ी जो है इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल थी स्टूडेंट्स आपके सामने। इससे हम मार्केटिंग बेस्ड अप्रोचेज और जो है वो ब्रांड बेस्ड अप्रोचेज के जरिए मेजर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें एक और अहम चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसका फाइनेंस के साथ ताल्लुक। जी स्टूडेंट्स, आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि बहरिया टाउन का आपको अंदाज़ा है। बहरिया टाउन लफ्ज़ यूज़ करता है अपने ब्रांड के लिए बहरिया। अब बहरिया जो है वो वैसे तो पाकिस्तान में नेवी को कहा जाता है, और जो खबरें हैं मलिक रियाज साहब के बारे में जो सुनने में मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि इन्होंने जब अपना पहले शुरू किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त इनका कोई कोलैबोरेशन था बहरिया के साथ या नेवी, पाकिस्तान नेवी के साथ। दीज आर द रूमर्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट देम। तो लेकिन जब बाद में वो लोग इनसे अलग हुए तो नाम इन्हें बहरिया का मिल गया। नाउ द नेम बहरिया एड्स क्रेडिबिलिटी टू द बिजनेस, because Bahriya is the other name of Pakistan Navy, and Pakistan Navy is the part of Pakistan Armed Forces, and Armed Forces जो आर्म फोर्सेस की जितने भी चीज़ें होती हैं वो क्रेडिबल होती हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट। तो बहरिया का नाम ने ही मलिक रियाज के बिजनेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया। दिस इज द वर्थ ऑफ अ ब्रांड, कि एक ब्रांड अपने बिजनेस के लिए क्या कुछ कर सकता है, तो उसको फिर बूस्ट दिया। एंड सेकेंडली फिर उसके बाद उन्होंने को ब्रांडिंग की मलिक रियाज की, कि मलिक रियाज कैन डिलीवर, ही इज द मैन, ही इज द मैन जो कि डिलीवर कर सकता है, जो कि कुछ भी कर सकता है। मैं कुछ भी कर सकता है से मुराद कि बिजनेस में वो बहुत जो है वो स्मार्ट आदमी है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। फिर उसके दूसरे रिलेशनशिप्स थे, उसके पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स थे, उनको भी मीडिया में लाया गया, तो एक उसका अपना एक इमेज डेवलप हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो मैंने आपको एग्जांपल दी बहरिया के नाम की, तो उसने काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी ऐड की। इसी तरह कोका कोला की भी अपनी एक ब्रांड की वर्थ है जो गुडविल और उसकी जो इनटेंजिबल एसेट्स में आती है। टेंजिबल एसेट्स फॉर एग्जांपल कोका कोला की फैक्ट्री, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, उसके ऑफिसेज, उसकी गाड़ियाँ, उसकी इक्विपमेंट, ये सब टेंजिबल एसेट्स में आएंगे। और इनटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा, गुडविल और उसका एक ब्रांड नेम उसमें आएगा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज थोड़ी सी डिस्कशन थी मेजरिंग आउटकम्स ऑफ ब्रांड इक्विटी के बारे में। और मार्केटिंग परफॉर्मेंस को हमने देखा कि जो ब्रांडिंग का और फाइनेंस का क्या ताल्लुक होता है, और एक अच्छा ब्रांड कंपनीज को कैसे पैसे कमाकर दे सकता है। दिस वाज आवर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।